सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, आप लोगों के बीच में जो जय मूल निवासी शब्द है, कुछ साथी तो यह शब्द पहली बार सुने होंगे। थोड़ा सा जब आदमी पहली बार सुनता है तो उसको अटपटा लगता है, क्योंकि हम लोग जो है राम राम तो बहुत दिन से करते चले आए हैं, या नमस्कार करते चले आए हैं, प्रणाम करते चले आए हैं, लेकिन जय मूल निवासी हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। तो जय मूल निवासी का मतलब जो है, जय का मतलब होता है जीत, मूल मतलब होता है जड़, निवासी मतलब होता है भारत का रहने वाला है। यानी हम लोग भारत के रहने वाले हैं, इसका मतलब जो है हमारी जो है जय है। तो हम लोगों को अपनी जय करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसका उल्टा और हुआ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा बड़ा वाला बेटा है या छोटा वाला बेटा है, तो इसका मतलब अगर कोई पूछता है भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहता है भैया हमारे 2 बच्चे हैं, जो सामने बैठा है बड़ा वाला बेटा है। इसका मतलब छोटा वाला बेटा भी होगा तभी वो बड़ा वाला बेटा है। तो जय मूल निवासी हमने कहा, इसका मतलब भारत में विदेशी भी हैं, तभी तो हमने मूल निवासी कहा। जैसे मूल निवासी कहा, इसका मतलब भारत में विदेशी है। तो विदेशी कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? विदेशी है। तो विदेशी आज तक देश में राज करता चला आया, उसका जो विदेशीपन था छुपा रहा। विदेशीपन छुपा होने के कारण पहला तो संख्या में 3.5% है, दूसरा विदेशी है, ये अपना छुपा के रखा हुआ है, इसलिए हम लोग बीच में गुमराह करते हुए और हमारा ही टांग काटते चला रहा है। हमारे ही बगल बैठता है और एक भाई हमारे ही समाज से टांग काटता है, ब्राह्मण। हम लोग क्या कहते हैं ना, हर ब्राह्मण खराब नहीं होता, कहते नहीं कहते हैं, या मनुवाद कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद नहीं खराब होता है, ब्राह्मण खराब होता है। तो इसका जैसे किसी को मलेरिया हो जाए तो लोग मलेरिया का दवा इलाज कराते रहे, मच्छर को मच्छर को मलेरिया का जो मच्छर होता है उसको घर में पाले और मलेरिया का इलाज करते रहेंगे, क्या जिंदगी भर मलेरिया बीमारी दूर होने वाली है? अगर मच्छर को मार दोगे जिंदगी मलेरिया होने वाला ही नहीं है। तो ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणवाद है। तो ये जो जय मूल निवासी शब्द है, पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भारत के रहने वाले हैं, मूल निवासी लोग हैं। साथियों, वामसेट के माध्यम से पूरे देश में जन जागृति कार्यक्रम चल रहा है, और एक जागृति का एक सिद्धांत होता है, जो जगाता है वो कभी धोखा नहीं देता, जो जगाएगा वो कभी धोखा देने वाला नहीं है। अभी आप लोगों के सामने देखा, जो बच्ची 10 साल या 12 साल की बच्ची है, उन्होंने कितनी अच्छी बातें रखी, क्योंकि हमारे लोगों को इतिहास पता ही नहीं है, इतिहास की सही जानकारी ही नहीं है, ब्राह्मण कभी सही जानकारी देता ही नहीं है। तो आज जो साथियों हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो अगर हम लोग एक ही बात पढ़ते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए, तो रियल में अगर 15 अगस्त को आज़ाद हुए तो हम लोग, उसके पहले हमारी स्थिति क्या थी? भारत में वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था में क्या होता था? ब्राह्मण होता था, फिर क्षत्रिय होता था, फिर वैश्य होता, फिर शूद्र होता था। तो ब्राह्मण में क्या होते थे? ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था, ये जो लास्ट में जो चौथा वर्ण था शूद्र था। और शूद्र कौन था? आज भी जो बैकवर्ड जातियां हैं, जो OBC की जातियां हैं, आज भी अपने आप को शूद्र नहीं मानती। वो बैकवर्ड के लोग क्या सोचते हैं कि शूद्र हम नहीं है। शूद्र कौन है? शेड्यूल कास्ट का आदमी शूद्र है। आज भी बैकवर्ड में जैसे यादव जाति हो गया, पटेल जाति हो गया, अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं, कहते हैं हम शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब क्या होता है? मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा, शूद्र का मतलब सेवा करना। यानी जो वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, तीनों वर्णों की जो शूद्र है वो सेवा करेगा। तो सेवा करेगा, सेवा कौन कर सकता है? जो टच करेगा। अगर हमें जो है पंडित जी का पांव मीजना है तो पंडित जी का टच करेंगे तभी तो पंडित जी का सेवा करेंगे। तो सेवा करने का में एक अछूत आदमी कैसे करेगा? यानी जिसका छुआ ब्राह्मण खा ही नहीं सकता, जिसका छुआ ब्राह्मण अपने दरवाजे पर नहीं आने दे सकता, क्या वो आदमी सेवा कर सकता है? तो जो सेवा करने का काम था, बैकवर्ड करता था। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, ब्राह्मणों ने इनको शहर के दक्षिण दिशा में बसा दिया था। यानी ब्राह्मणों को जो इनकी हवा होती थी ना, इनकी हवा भी अच्छी नहीं लगती थी, और दिन में चलने का भी अधिकार नहीं था। यानी गले में हंडी होती थी और पीछे झाड़ू होता था। ऐसी व्यवस्था हमारे जो पुरखे थे, ऐसी व्यवस्था थी। और करने वाले कौन था? आर्य। आर्य मतलब ब्राह्मण। जो ब्राह्मण आज भारत में है वही जो उन्हीं लोगों ने किया, उनके पुरखों लोगों ने किया। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, जो हमारे जो OBC के लोग हैं उनको पता नहीं होता। ब्राह्मणों ने क्या किया? जो मनुस्मृति जो उसमें लिखा, उसमें सीधा लिखा कि सेवा करने का अधिकार शूद्रों को होगा। अब शूद्र जो बैकवर्ड जाति, मान लीजिए यादव को ले लीजिए, दूध देने का काम यादव जी करते थे, अनाज देने का काम कुर्मी जी करते थे, सब्जी देने का काम कोयरी जी करते थे, और जो नाई होता है, नाई अपना काम करता था,
जो लोहार होता वो अपना काम करता था। यानी जो रियल में सेवा करने काम था वो बैकवर्ड लोग करते थे, शेड्यूल कास्ट लोग नहीं करते थे। तो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है वो बैकवर्ड है। और यहां तक कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा कि अगर शूद्रों के कान में अगर ज्ञान का एक भी शब्द पड़ जाए तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दो, और अगर उच्चारण कर ले तो इनका जीभ काट लो, और अगर देख ले तो इनकी आंखें फोड़ दी जाए। और हमारे जो पुरखे लोग थे, ब्राह्मणों ने लिखा है कि अगर इनको धन जो काम करते थे हमारे लोग, इनको धन इतना दिया जाए कि आधा धन रास्ते में गिर जाए, यानी फटे पुराने कपड़े में, अब आधा धन जो है इनके घर जाए ताकि शाम को खाना खाए, सुबह फिर मजदूरी करने के लिए आ जाए। तो ब्राह्मणों ने ऐसा व्यवस्था बनाई। तो ऐसी व्यवस्था होने के बाद हमारे समाज में महापुरुष लोग जन्म लिए। जैसे भी बच्चे ने बताया, ज्योतिबा फूले 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने जब इस मिशन गए तो ब्राह्मण ने देखा कि हमारे साथ जब दोस्त ने निमंत्रण दिया है तो जाहिर सी बात है आदमी दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और ब्राह्मण के साथ में जो है ज्योतिबा फूले कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो ब्राह्मणों ने देखा कि हमारे बारात में एक शूद्र कैसे आ गया, यानी जिसको कभी जो है हमारे सामने चप्पल पहन के चलने का अधिकार नहीं था, वो आज हमारे साथ कैसे चल रहा है। तो जो उनका दोस्त था उसका नाम था सखाराम, यशवंत सखाराम। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, उनको धक्का मार के निकाला ज्योतिबा फूले साहब को कि तुम यहाँ क्यों आए। फिर ज्योतिबा फूले धक्का मार निकाला। ज्योतिबा फूले पढ़े लिखे आदमी थे, तो जब वहीं वो खड़े रह गए तो उन्होंने सोचा यार ये ब्राह्मण ने मुझे धक्का मार के क्यों निकाला, आखिर जो ब्राह्मण खा रहा वही हम भी खा रहे हैं, उसका भी ब्लड लाल है, हमारा भी ब्लड लाल है, दो हाथ पांव उसके, दो हाथ पांव हमारे, आखिर ब्राह्मण ने मुझे धक्का क्यों मारा। तो वो जो है पेड़ के नीचे खड़े थे, तो एक आदमी गले में हंडी पीछे झाड़ू बांधे बैठा हुआ था, वो हंस रहा था और हंसते हुए बोला कि तुम वहां गए क्यों। तो ज्योतिबा फूले ने सोचा यार इसके गले में हंडी है, झाड़ू है, ये आदमी हंस रहा है, अब मुझे ब्राह्मण ने केवल धक्का मारा तो मुझे जो है तकलीफ हो रही है। साथियों, एक अपमान का एक सिद्धांत होता है, जो पढ़ा लिखा होता है उसको अपमान लगता है, जो अनपढ़ होता है पढ़ा लिखा नहीं होता, जैसे जो हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं उनको गाली भी दो फिर भी बेचारे मजदूरी बंद नहीं करते और सुन लेते हैं। और जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको रे कह दो तो क्या कहेगा, या तो मारो या तो मर जाओ, क्योंकि उसके दिल में ठेस लग गई। तो उस समय ज्योतिबा फूले ने सोचा कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसी चीज है। तो उन्होंने सबसे पहले भारत कवि हुए ज्योतिबा फूले, उन्होंने कहा विद्या भी नहीं मति गई, मति भी नहीं गति गई, गति भी नहीं नीति गई। यानी एक विद्या ने, एक शिक्षा ने ये सारी की सारी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उसके बाद ज्योतिबा फूले ने सबसे पहला विद्यालय खोला। उस विद्यालय का नाम था अहिल्याश्रम। 1848 ईस्वी में 1 जनवरी 1848 ईस्वी में विद्यालय खोला अहिल्याश्रम। उसके बाद हमारे लोगों को कुछ पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिला। फिर साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज आए, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए। हमारी जो रियल आजादी थी 26 जनवरी 1950 की हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान जैसे ही लागू हुआ तो हम लोगों को बोलने का अधिकार मिला, बैठने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। संविधान के माध्यम से हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, PCS बनना शुरू हुए। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या हुआ, सब लोग एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो चाहे चपरासी का लड़का हो। ऐसा नियम था संविधान में, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। आप लोग प्राइमरी विद्यालय में पढ़े होंगे, और पंडित जी जो होते थे वो गुरु जी होते थे। और हमारे बच्चों को ब्राह्मण बहुत मारता था, और ब्राह्मण क्या कहता था कि जब से तुम पढ़ोगे कक्का किक्की तब से जोतोगे 3 हराई। यानी तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम्हें तो भैंसिए चराना है, गैये चराना है। तो ब्राह्मण हमारे लोगों को बहुत पिटाई करते थे, और जो बेचारे ब्राह्मणों को डंडा खाया वो डॉक्टर, वकील, IAS, PCS बना। तो जब वो लोग बन के आगे बढ़े तो क्या हुआ, ब्राह्मणों के सामने कुर्सी पे कुर्सी लगा के बैठना शुरू किए। तो ब्राह्मणों को टेंशन हो गया कि अगर ये समाज इसी तरह से जागृति हो गया, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, तो आने वाले जो इनके पुरखे होंगे, जो इनके पीढ़ी होगी, ये अपना असली इतिहास जान जाएगा। और जैसे ही अपना असली इतिहास जान जाएगा ये ब्राह्मणों को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% का आदमी कुछ नहीं कर सकता, केवल हमारे समाज को गुमराह करने का काम करता है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उस समय नियम बनाया कि सारे के सारे सरकारी विद्यालय को उसमें शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बाकी खाना मिलेगा, वजीफा मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों को स्लेट के स्थान पे कटोरी थमा दिया गया।
यानी जिस मास्टर काम था पढ़ाना, मास्टर पढ़ाएगा नहीं, मास्टर क्या करेगा, खाना बनाएगा, केला लाएगा, दूध लाएगा, बच्चों को खिलाएगा। अब पूरी रिपोर्ट जब तक लखनऊ नहीं भेजेगा तब तक मास्टर को टेंशन बनी रहती है। और अगर खाने में कोई समस्या हो गई तो मास्टर की नौकरी चली जाएगी, लेकिन पढ़ाने में कोई समस्या हो गई तो मास्टर कुछ होने वाला नहीं है। यानी शिक्षा नहीं देना है। और ऐसा नियम निकाला कि 1 से 8 तक के बच्चों को फेल ही नहीं किया जाएगा। यानी जब बच्चा 1 से 8 तक फेल नहीं होगा, ढक्कल पास की व्यवस्था बनाई। जब बच्चा 8 तक फेल नहीं होगा, तुम्हारे घर के जो गार्जियन थे पहले बेचारे अनपढ़ थे, तो जब पढ़े लिखे नहीं थे, जो बच्चा फेल ही नहीं हुआ, तो हमारे बच्चे बाप क्या सोचते हैं, हमारा बेटा तो पढ़ने में बहुत सही है, वो तो 8 तक फेल ही नहीं हुआ। आखिर उसका एग्जाम होगा तब तो पता चलेगा पास हो रहा फेल हो रहा है। जब उसका एग्जाम हुआ 10 में, तो 10 में 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, तो हमारे लोग क्या कहते हैं, बेटवा तुम्हारे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं है। यानी तुम्हारे नसीब में पढ़ाई नहीं है, तुम चल के खेती करो। यानी जो बाप बिजनेस करता रहता है उसी बिजनेस में बेटे को भी लगा देता है। यानी पढ़ने वाला बेटा, जो आपका बेटा डॉक्टर बन सकता था, वो क्या बन गया, चपरासी भी नहीं बन पाया, मजदूर बन गया। अब पूरे देश की ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। तो साथियों, अगर शिक्षा, हमारे समाज शिक्षा खत्म हो गई तो हमारी आने वाली पीढ़ी बचने वाली नहीं है। तो जो ब्राह्मण है, जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों ने दूसरी और कौन सी व्यवस्था बनाई, आज आप देख रहे होंगे। आज पूरे देश की जो व्यवस्था है, कंपनी को ले लीजिए, विद्यालय को ले लीजिए, अस्पताल ले लीजिए, यानी सारी की सारी व्यवस्था बेच दिया ब्राह्मणों ने। अभी भारत में कुछ नहीं बचा है। जब भारत की सारी व्यवस्था बेच रहे हैं तो अब क्या बचा पता है, जमीन बचा हुआ है। जिस जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं ना, जो किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, उस जमीन को भी ठेके पे दे रहे हैं पूंजीपतियों को। और 27,000 विदेशी कंपनी भारत में आ रही है। यानी अगर ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाए तो आने वाली पीढ़ी, जो 2000 साल पहले व्यवस्था थी, वही व्यवस्था होने वाली है। और साथियों, ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था और बनाई थी। क्या बनाया ब्राह्मणों ने, जन्म से लेकर मरण तक का ठेका, यानी मरने तक का ठेका ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले लिया। जैसे लड़का तुम पैदा करो, नाम ब्राह्मण रखेगा, नाम ब्राह्मण रखेगा। दूसरा क्या हुआ, लड़का तुम पढ़ा लिखा के डॉक्टर IAS PCS बना दो, लेकिन बिना ब्राह्मण के प्रसादी होने वाली नहीं है। ब्राह्मण कौन सा होना चाहिए, अनपढ़ ब्राह्मण होना चाहिए। यानी अनपढ़ ब्राह्मण से हम लोग जो है शादी कराते हैं। और आप लोग देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल है, ब्राह्मण की उम्र 40 साल है, तो 60 साल का आदमी 40 साल के ब्राह्मण का पांव छूता है। यानी ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। ऐसा ब्राह्मण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण जब हमारी शादी कराने के बाद क्या होता है, जब हमारे घर में, जैसे हम लोग घर बना लिए, गृह प्रवेश करा लिया, घर बना लिया, तो बिना पंडित की आज्ञा से हम लोग घर में भी जाने वाले नहीं है। यानी ब्राह्मण आज्ञा देगा तो हम लोग गृह प्रवेश करा सकते, उसके पहले नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, हमारे पिताजी अगर मर गए तो बिना पंडित जी के पिताजी स्वर्ग भी जाने वाले नहीं है। तो आप लोग सोचिए, जिन ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को कभी जो है चारपाई पे बैठने का स्थान नहीं दिया, क्या वो ब्राह्मण चाहेंगे कि मरने के बाद हमारे पुरखे स्वर्ग में सही से रहे? कभी चाह सकते हो? यानी जिंदा जब हम लोग जीवित में हैं तो हमको सही से बैठने नहीं दे रहा है, क्या ब्राह्मण चाहेगा कि मरने के बाद स्वर्ग में इनको स्थान मिले? तो ये ब्राह्मण जो है हमारे समाज को गुमराह करता है। और हमारे समाज के लोग आज नहीं, काफी दिन से कथा सुनते चले आ रहे हैं। अगर हम किसी से पूछे पंडित कथा में क्या सुनाता है, तो हमारा आदमी कहेगा भैया हमें कुछ पता नहीं है। एक ही शब्द पता होता है, वो क्या होता है, स्वाहा। अभी जैसे आपके बिहार में समस्तीपुर में आग लग जाए, कल पेपर में देगा आपका ये जो विधानसभा है, ये क्या जल के क्या हो गया, स्वाहा हो गया। और ब्राह्मण स्वाहा करने के बाद उसमें देसी घी डलवाता है। अगर देसी घी आप खा लेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे, ब्राह्मणों की पिटाई करेंगे। देसी घी खाओ मत, आप आग में जला दो। और स्वाहा करके सीधा पिसान लेके सीधा ब्राह्मण चला जाता है। और हमारा क्या कर दिया, स्वाहा कर दिया। तो अनपढ़ ब्राह्मण जो है वो देखता है कि आखिर इसके पास बुद्धि कितनी है। गोबर की पूजा कराता है। हमारे पढ़े लिखे लोग गोबर को अपना गणेश मानते रहते हैं। और इतना ही नहीं, खास तौर पे जो बैकवर्ड समाज के जो यादव लोग हैं, यादव लोगों ने ब्राह्मणों को बहुत दूध खिलाया, क्योंकि मैं उसी खानदान का आदमी हूँ। हमारे यहाँ जब ब्राह्मण आता था, आने के बाद सबसे पहले उसको मोटी साड़ी, जो दूध होता था, पहले जो दूध मेटी में जो पकाते थे, अमेठी का जो दूध होता था लाल लाल, उसको बड़ी मोटी साड़ी पड़ती थी। और जो मोटी वाली साड़ी होता था, ब्राह्मण वही साड़ी का दूध पीता था, भर के कटोरा पूरा।
और वो ब्राह्मण जब पीता था, पीने के बाद देसी जब खाने की बारी आती थी तो देसी घी में उसको पूरी चाहिए, डालडा नहीं चाहिए ब्राह्मण को। और जब मजबूत होता था, लाल लाल उसके गाल होते थे, और उसके बाद जो है जब मजबूत होगा पिटाई किसी करेगा? हमारी पिटाई करेगा ना। आखिर ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने वाला कौन था? बैकवर्ड समाज के लोगों ने ब्राह्मणों को खिलाया ना। जब ब्राह्मणों को खिलाया हम लोगों ने, ब्राह्मण मजबूत हुआ। जब ब्राह्मण मजबूत हुआ, पिटाई किसका करने जाएगा? पिटाई तो भी हमारा करेगा। अगर घर में आप सांप पालोगे, सांप अगर बड़ा होगा तो काटने कहाँ जाएगा? घर, जहाँ घर में ही काटेगा ना वो। तो ज्योतिबा वो पेरिया रामा स्वामी नायकर एक बात कहा करते थे एक मीटिंग में कि सांप जा रहा है और ब्राह्मण जा रहा है, तो पहले किसको मारोगे? लोगों ने कहा मैं सांप को मारूंगा। पेरिया रामा स्वामी ने कहा गलत बात है, सांप काटेगा तो एक ही आदमी मरेगा, लेकिन अगर ब्राह्मण डसेगा तो हजारों पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाएंगी। तो सबसे खतरनाक कौन है? 3.5% का ब्राह्मण। ब्राह्मणों को मान सम्मान मतदान वोट देना बंद कर दो। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% का ब्राह्मण गांव का पंच नहीं बन सकता। लेकिन अगर एक गांव में 100 अलग अलग कास्ट के लोग होंगे और एक ही ब्राह्मण होगा, 100 को आपस में लड़ा के जो है वही ब्राह्मण जो है प्रधान, गांव का प्रधान बनेगा। ब्राह्मणों की जो रणनीति थी, ये जो कहते हैं फूट डाल राज करो, ये अंग्रेजों की नहीं थी, ब्राह्मणों की नीति थी। अब ब्राह्मण आज भी जो है हमारे समाज में जो है फूट डाल के जो है सबके बीच में राज कर रहा है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब तक हम दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात जो वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में जैसे बिहार में चुनाव है, तो हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे, जो चुनाव है हम लोगों ने काफी दिन से वोट दिया, वोट देते हुए चले आए, हम लोगों ने कभी सवाल जवाब नहीं किया। आपके बीच में कभी कोई नेता आए, हमारा मकसद एक ही, अपने समाज को जागृत करके जाए। हमारा समाज सवाल करने वाला होना चाहिए। ये सुन के चला जाए, नेता अपनी भाषण दे और सुन के कह के चला जाए, अब आप लोग सवाल नहीं करोगे तो जैसी पूरी व्यवस्था बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। नेताओं का काम ही होता है, चुनाव होता है और बरसाती मेढक की तरह चले आते हैं और कुछ बोलते नहीं है। लेकिन बामसेब के लोग कंटिन्यू पूरे देश में दिन प्रतिदिन कंटिन्यू समाज को जगा रहे हैं। तो साथियों, कोई भी आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो आप लोग एक ही बात पूछेगा कि भैया विधायक जी हम आपको वोट देंगे, वोट भी खुल्लम खुल्ला ले लीजिए, लेकिन आप पे बताइए 70 सालों से हम लोगों ने वोट दिया। जब कंपनी, विद्यालय, अस्पताल, रोड, नहर, बिजली, रेलवे प्राइवेट हो रहे थे, तब आपने संसद में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने आपको संसद में क्यों भेजा? हमने आपको विधानसभा में क्यों भेजा? हमने आपको लोकसभा में क्यों भेजा? हम लोग यानी पूरी व्यवस्था बर्बाद हो रही ना, कोई नेता बोलने वाला है? आपका संविधान भी दिल्ली में फूंका गया, फिर भी कोई नहीं बोला। किसान का बिल भी पास हो गया अभी जो वर्तमान में राज्यसभा में, लोकसभा में, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है। और जो अभी इतना बड़ा जो आंदोलन चला है ना कांग्रेस का, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है। एक जो है मुद्दा को गर्म करती है, एक जो है दबाती है। यानी दोनों का जड़ कौन है? आरएसएस है। आरएसएस जो कांग्रेस जो है आरएसएस की मां है। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया, आरएसएस ने बीजेपी को पैदा किया। हम लोग दोस्त दुश्मन को पहचान नहीं कर पाते, आंख मूंद के जो है वोट करते। और बामसेब की जागृति की वजह से बैकवर्डों में बहुत तेजी से जागृति आ रही है। अब बैकवर्ड ब्राह्मणों के जो खेमे में आने वाले नहीं है, क्योंकि अगर वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान में आप लोगों को पता होगा अभी जो है पूरे देश में ब्राह्मणों को बैकवर्ड मिलने वाले नहीं है। नहीं तो ब्राह्मणों ने हमेशा क्या किया है? बैकवर्डों के माध्यम से बैकवर्डों का ही उपयोग किया है। यानी बैकवर्डों का मुद्दा दबाने के लिए एक बैकवर्ड को दलाल को खड़ा करता था ब्राह्मण, उससे के माध्यम से दूसरे बैकवर्ड का जो मुद्दा था दबाता था। चाहे मंडल कमीशन का मामला ले लीजिए, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह को ले लीजिए, मुद्दा दब गया। और अपने फायदे के लिए ब्राह्मण उस बैकवर्ड को सीएम पीएम भी बनाने के लिए तैयार है। मंडल कमीशन में क्या वो कल्याण सिंह क्या बनाया? मुख्यमंत्री बनाया था। जैसे ही मामला दबा तुरंत क्या हो? सरकार गिरी। फिर जो है 2011 में आप देख लीजिए, अन्ना हजारे बाबा रामदेव को आगे किया। यानी जनगणना का मामला दब गया, अन्ना हजारे को महाराष्ट्र भेज दिया, आज तक पता नहीं चला, बाबा रामदेव को कोने कर दिया। अब बीच से कौन पैदा हुआ? अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। वो भी आरएसएस का प्रोडक्ट है, अरविंद केजरीवाल। तो साथियों, बैकवर्डों को जो है अभी बामसेब की जागृति की वजह से, क्योंकि बामसेब जगाने का काम कर रहा है। और अभी जो वर्तमान में जो मीडिया जो भी पूरे देश में जो चल रहा है, गुमराह कर रहे हैं ना, जैसे कंगना रावत का मामला ले लीजिए,
और राजपूत का ले लीजिए, तो बैकवर्ड नहीं मिले तो ब्राह्मण जो है खुद ही रोड पर उतर गया है ब्राह्मणों के समर्थन में, क्योंकि ब्राह्मण अब बैकवर्ड जान गया है कि ये 3.5% के ब्राह्मणों ने आज तक हमारी गिनती नहीं किया। इस देश में गधों की गिनती होती है, हिंजड़ों की गिनती होती है, हिंजड़ों से बेकार है, बैकवर्ड पिछड़े हो गए, अपनी गिनती नहीं करा पा रहे। और कितने सांसद कितने विधायक हैं, एक भी आदमी गिनती का मुद्दा उठाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब तक मुख्यमंत्री थे तब कभी भी जो है पिछड़ों की गिनती का मुद्दा नहीं उठाया। कुर्सी पे हटने के बाद जैसे उनकी कुर्सी धोई गई, कुर्सी धोने वाला कौन था? ब्राह्मण था। जैसे कुर्सी धोई गई तो अखिलेश यादव ने कहा अब मुझे पता चला कि हम बैकवर्ड हैं। यानी कुर्सी किसने धोया? ब्राह्मणों ने धोया। यानी इससे जो वर्ण व्यवस्था लागू थी, वर्ण व्यवस्था में क्या था? शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं था। एक शूद्र राजा कैसे बन गया? जब ब्राह्मण उस कुर्सी पर बैठा तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? पूरे मकान को गाय के मूत्र से शुद्ध कराया, गंगा जल से धोवाया। यानी एक बैकवर्ड कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था। साथियों, आप लोग जो है, आप लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए, और जो शिक्षित का मतलब होता है, जो पढ़ा लिखा मतलब होता है, सही और गलत का पहचान करना, सही के लिए संघर्ष करना और गलत का विरोध करना, जो शिक्षित व्यक्ति होता है। साथियों, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मूल्य।